आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ है वो बशीर ज़ैदी और ज़र्रार खोड़ो। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप ट्विटर पे जाएं तो 1 से लेके 5 तक एक वीडियो है जिसने उधम मचा रखा है। इसी तरह भारत में भी इस वीडियो ने टॉप ट्रेंड मुसलसल इख्तियार किया हुआ है। उसके साथ इस वीडियो के ख़िलाफ़ ट्रेंड भी ज़ाहिर है चल रहे हैं। इस पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो जो है ताज़ा तरीन है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक बैकग्राउंड होता है हर कहानी का। पहले वो बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा। 28 दिसंबर 2021 यानी अभी ये जो दिसंबर गुजरा है, कर्नाटका में एक बच्चियों का सरकारी कॉलेज है। उसमें 6 तालिबात मामूल की तरह अपनी क्लास में गईं तो क्लास टीचर ने कहा कि आपने चूँकि हिजाब पहना हुआ है इसलिए आप क्लास से बाहर चली जाएं। बच्चियां अपने घर नहीं गईं, वहीं क्लास के बाहर सीढ़ियों पे बैठ गईं। अगले दिन फिर ये 6 बच्चियां आईं, फिर क्लास में जाने की कोशिश की। टीचर ने कहा आपने फिर हिजाब पहना हुआ है, यू आर नॉट अलाउड। बच्चियां उसी सीढ़ी पे जाके बैठ गईं। ये खामोश प्रोटेस्ट जो है ये 1 हफ्ते तक चलता रहा और उसके बाद इन 6 में से 5 तालिबान ने कर्नाटका हाई कोर्ट से रुजू किया और ये पिटीशन दायर की कि बुनियादी इंसानी हुकूक में एक ड्रेस की आज़ादी भी शामिल है, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे कॉलेज ने हिजाब पे पाबंदी लगा दी है। हालांकि सरकार की जानिब से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद 5 दीगर कॉलेजेस ने पिछले 1 महीने में हिजाब पहनने पे पाबंदी लगा दी है। फिर तालीमी इदारों में ज़ाहिर है कि मुज़ाहरे शुरू हो गए। सियासी तंजीमें, मजहबी तंजीमें, जहाँ आग जलती है वहाँ आग तो आपने आपको पता है पहुँच ही जाती हैं। तो ये जो डिबेट है ड्रेस कोड से रफ्ता रफ्ता एक मजहबी बहस की शक्ल इख्तियार कर गई। इस दौरान हुकूमत जो कि वहाँ बीजेपी की है उसने मौका गनीमत जाना और उसने यूनिफॉर्म कोड के नाम पे पूरे तालीमी इदारों में पाबंदी लगा दी कि इस प्रेस्क्राइब यूनिफॉर्म के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पहनी जाएगी, यानी सीधा सीधा हिजाब को टारगेट किया गया। जबकि हिंदू तलबा और तालिबात वो गेरवे रंग की शालें पहने, वो तालीमी इदारों के अंदर हिजाब के हक़ में जो मुज़ाहरे हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरों के लिए आ गए। और ये शालें उन्होंने ख़ुद नहीं ख़रीदी थी, ये वहाँ की जो मकामी तंजीमें हैं, हिंदू तंजीमें, उन्होंने तकसीम की और गेरवे रंग की टोपियाँ भी तकसीम की ताकि आप जो हैं इन पे छा जाएं जो अपने बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। अब आज के दिन तक कर्नाटका के तकरीबन हर तालीमी इदारे में हिजाब और हिजाब मुखालिफ की तकसीम मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमत ने 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। कई मकामात पे पुलिस ने आंसू गैस भी इस्तेमाल की। एक ज़ाहिर है कि मीडिया के लिए तो ये ईद का दिन होता है। एक तालिबा से एक चैनल वाले ने पूछा कि आपका क्या मसला है हिजाब का, तो उसने कहा कि हम तो हमेशा से हिजाब में आ रहे थे, फिर अचानक ये बुरा और ममनू कैसे हो गया, जबकि भारत के अक्सर देही इलाक़ों में लाखों ख़वातीन सदियों से घूंघट निकाल के दिन का काम भी करती हैं और उनकी सकाफ़त का ये हिस्सा है। जिस तरह हमारे सिख भाइयों की सकाफ़त का हिस्सा उनकी दस्तार है, उनकी पगड़ी है, तो हम हिजाब क्यों नहीं पहन सकते। अब मैं आपको वो जो वीडियो है वो दोबारा दिखा रहा हूँ और उसके बाद बात करते हैं जी। इस बच्चे का नाम है मुस्कान खान। ये बीकॉम 2nd ईयर की तालिबा है और आज ये अपना असाइनमेंट जमा कराने के लिए इस कॉलेज आई थी कि जो आपने क्राउड देखा वो इसके पीछे लग गया और वो बता रही थी कि ये यहाँ के लोग नहीं हैं, ये बाहर के लोग हैं। और जबकि प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स और इवन पुलिस ने भी कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो जय श्री राम और अल्लाह अकबर का आपने वीडियो में सिलसिला सुना, ये इस वीडियो तक है। बीजेपी और उसकी एफिलेटेड जमातें इसको ज़ाहिर है एक मजहबी रंग देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आज एक अच्छी बात ये हो रही है इंडिया और पाकिस्तान में कि लेफ्ट राइट इससे कता नज़र इसको बहुत सारे लोग
बुनियादी हक की डिबेट भी समझ रहे हैं, फंडामेंटल राइट कि आप क्या पहने क्या नहीं पहने, ये आपका बुनियादी हक होना चाहिए। तो एक तरह से दो ट्रेंड चलाने की कोशिश की जा रही है। और ये इंटरनेशनली भी, आप बेकरार होने में आ रहा हूं, इंटरनेशनली भी अब ये बात फैल गई है। जो छुपाने की बात थी वो छुपाते छुपाते और फैल गई है। जो नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियत है मलाला यूसुफजई, उन्होंने कहा कि जी हिजाब पहनने वाली तालिबात को तालीमी इदारों में दाखिल होने से रोकने का खौफनाक रुझान, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। पूजा भट्ट भारत की मारूफ अदाकारा भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने कहा इस वीडियो के बारे में कि हमेशा की तरह एक औरत को धमकाने के लिए आदमियों के जत्थे ही की ज़रूरत पड़ी है। शालों को हथियारों के तौर पर लहराते अपनी कमज़ोरी को छुपाने की कोशिश करते ये लोग इंसानियत की तौहीन है। और अफसोस की बात यह है कि इस देश में नई नस्ल का एक बड़ा हिस्सा नफ़रत की भेंट चढ़ चुका है। मकबूजा कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा कि एक लड़की को दिन दहाड़े बेफिक्री से हिरासा करना जाहिर करता है कि ऐसे गुंडों को लामहला सरकारी सरपरस्ती हासिल है। ऐसे वाक़यात बीजेपी को बहरहाल यूपी के इलेक्शन जीतने में मदद दे सकते हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अब इंडिया में मुसलमानों को नफ़रत की निगाह से देखना एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। वो हम लोगों को अलग थलग करके सज़ा देना चाहते हैं। सहाफ़ी राना अयूब, जो कि ख़ासी दमदार किस्म की खातून हैं सहाफ़त मीडिया के हलकों में, उन्होंने कहा कि दुनिया इस नफ़रत को देख रही है जो इस मुल्क में मुसलमान औरत के ख़िलाफ़ बर्पा की जा रही है। स्वारा भास्कर भी एक्टिविस्ट हैं और अदाकारा भी हैं, उन्होंने भी इस अमल को शर्मनाक करार दिया है। अच्छा, ये एक जो ट्रेंड चल रही है वो है शेरनी। हाँ। और यकीनन ये आई थिंक एक एक्यूरेट लफ्ज़ है इनके लिए। और फिर इससे जहन में आता है कि जब गीदड़ शेरनी पर वार करते हैं ना, कभी अकेले नहीं आते, 40-50 होते हैं, क्योंकि डरपोक है ना, आखिरकार कमज़ोर होते हैं। 4 टांगों के गीदड़ नहीं, यहाँ पर मैं 2 टांगों के गीदड़ की बात कर रहा हूँ। ये एक मसला हिजाब का नहीं है, ये बुर्के का नहीं है, ये हेड स्कार्फ का नहीं है, ये पर्सनल चॉइस का भी नहीं है। ये सिंपली है कि आप मुसलमानों को वहाँ पर कुचलें, उनको अपनी औकात दिखाएं, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि इनको सही सेट किया है। अगर मुसलमान ख़वातीन तिलक लगाती या पगड़ी पहनती, या मुसलमान भी, या अगर स्कर्ट भी पहनती, तो फिर तिलक, पगड़ी और स्कर्ट पर एतराज़ होता। बड़ी सिंपल चीज़ है, इसको लेट्स ब्रेक इट डाउन, क्योंकि ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है इसको हिजाब और स्कार्फ की डिबेट में लाना, या अल्लाह अकबर या जय श्री राम की, आपका इशारा यहीं था, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। और आपने बात की ना कि बहुत कॉन्डेमनेशन है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर तो हम सब एक पेज पर हैं, ठीक है, मान लिया। भारत में भी जाहिर है कि बहुत लोग उसको कंडेम भी कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सपोर्ट भी कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, और वो भी एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं होती। मुझे जो सल्यूट मैं करना चाह रहा हूँ दोनों हाथों से उन नाम नेहाद प्रोग्रेसिव लिबरल्स भारत के, जो इस पर एक ऐसी खूबसूरत स्पिन कर रहे हैं ना कि मतलब लाजवाब है। मैं बात कर रहा हूँ शेखर गुप्ता की, फॉर एग्जांपल। मतलब इसके साथ लफ्ज कुछ भी लगा लें, इसलिए कि जो मैंने ट्वीट्स पढ़े ये भी लिबरल और जी जी, कुछ नाम नेहाद कुछ उनमें से और मैं उनको ये भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सो कॉल्ड का, इनफैक्ट इससे बेहतर है। जैसे शेखर गुप्ता ने क्या स्पिन करने की कोशिश की, उनका होता है एक 50 वर्ड एडिट, द प्रिंट के एडिटर है ना वो, और वो कहते हैं कि जी कितनी ये बुरी बात है कि मॉडर्निटी और लिबरलिज्म के भी जो सपोर्टर हैं वो भी हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इतनी रिग्रेसिव है, लड़कियां अपने आप को कवर कर रही हैं। अब ये होता है बी टीम का किरदार कि एक इशू हो रहा है वहां पर, आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्रेसिव ऑडियंस के लिए इसको स्पिन करें कि डिबेट चेंज हो, ठीक है। पूजा शाली इंडिया टुडे की हैं, आई बिलीव, लाजवाब। उन्होंने वो अपना एक शो कर रही हैं और कह रही हैं कि जी 1 महीने में क्या तब्दील हो गया कर्नाटक में, एकदम इन लड़कियों को किसने मजबूर किया कि वो अपनी पूरे जिस्म को ढकने लग जाएं। अच्छा, 1 महीने पहले हुआ। हाँ, ये उनका कहना है ना, अगर झूठ है, यू सी, झूठ है, ये तो झूठ के पुजारी है ना सर, ये नफरत के वकार हैं। तो कि किन को पता था, किस आउटफिट को पता था कि इस पर हिंदू रिएक्ट करेंगे और फिर कम्युनल इशू बनेगा, और आखिरी इलेक्शंस कब हो रहे हैं कर्नाटक में। यू सी, दिस इज नाउ क्लासिक। अभी तो यूपी के इलेक्शन सर, ये है क्लासिक विक्टिम ब्लेमिंग, ये है क्लासिक के, और ये एक फैशिज्म की एक, मतलब आप कहते हैं कि कमांडमेंट है कि जो आप करते हैं ना
उसका इल्ज़ाम आप दूसरे पर लगाते हैं। कत्ल आप करते हैं और कहते हैं कि आपने क्यों मारा। ठीक है, हर धरती में मुझे लगता है कि कुछ बीज होते हैं जो जहरीले होते हैं और वो सिर्फ इस इंतज़ार में होते हैं कि एक किस्म की बारिश आए और फिर वो फूटने लगते हैं। भारत में वो बारिश है मोदी। हाँ, अच्छा, दिस इज यार फ्रांस में जो हिजाब पे पाबंदी है वो भी वही सेंटिमेंट है, वो भी वो सेंटिमेंट। अच्छा, वहाँ राइट विंग तो चल रहा है, राइट विंग है, यू सी। लेकिन यहाँ पर देखो, सिर्फ यहाँ तक तो बात नहीं रुकी ना। आप अब देख रहे हैं बाकायदा इकोनॉमिक बॉयकॉट्स, आप देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट्रेड। ठीक है, ये वही शेखर गुप्ता है जो कोरोना वायरस के जमाने में एक पूरी खबर चलाई थी कि पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों को प्रेशर डाल रहा है कि सर आप कोरोना वायरस की रेगुलेशंस को वायलेट करें, थूके उस पर। तो ये अब सिचुएशन है। इस सिर्फ और सिर्फ ये या तो नस्लकुशी में एंड होगी या तो खून खराबे में, या दोनों, और ये स्लो मोशन में चलेगी। सबसे जो ज्यादा डर लगता है ना, आपने राना अयूब का जिक्र किया, मैं बिल्किस बानो का भी जिक्र करूंगा। आप देखते हैं कि जब भी प्रोटेस्ट होती हैं, ठीक है, वो दिल्ली वाली एंड सो ऑन एंड सो फॉर, या बिल्किस बानो जिनको गुजरात राइट्स में गैंग रेप किया गया, इनके 3 साल की बेटी को मारा गया, इनकी पूरी फैमिली को इनकी आंखों के सामने कत्ल किया गया, एंड शी वाज लेफ्ट फॉर डेड। ये फिर बन गई एक्टिविस्ट। अ लॉट ऑफ द विक्टिम्स जो गुजरात की थी वो एक्टिविस्ट बनी। JNU वाली, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी वाली प्रोटेस्ट में भी आप देखें तो खवातीन सबसे सामने है। अगर ये पूरी संघ परिवार है तो गीदड़, अगर इनको किसी चीज से डर है ना, वो है मुसलमान खवातीन से, और ये वाजे है। जिस तरह की टारगेटिंग आप देखते हैं राना अयूब की, डे एंड नाइट, मकसद ही ये है कि आप इनकी विल और इनकी रेजिस्टेंस को ब्रेक करें। अच्छा, नहीं भी ब्रेक किया फिर भी इनका फायदा है संघ परिवार का, क्योंकि आप इतनी पोलराइजेशन क्रिएट कर दोगे कि सब आपके साथ आ जाएंगे। जैसे कि जब ये अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया मुस्कान ने, मुझे पता था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में NDTV की बात नहीं कर रहा, जिसका आपने क्लिप चलाया था, उन्होंने तो फिर भी सही काम किया है। वो अब इसको उठाएंगे और इसको इशू बनाएंगे। वो ये बात जो उसकी दूसरा बयान है कि भाई हमारे जो हिंदू स्टूडेंट्स थे, क्लासमेट्स, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, और इस तरह के भी बहुत वीडियोस आपको मिलेंगे अभी भी कर्नाटक में। लेकिन वो नहीं बताएंगे, वो नहीं उठाएंगे। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? 30 सेकंड रह बस, तो आपने मेहरबानी के छोड़ दी। नहीं, मैंने कहा उससे ज्यादा वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां गुज़िश्ता हफ्ते 2 बड़े दहशतगर्द हमले हुए थे, FC हेडक्वार्टर्स नोशकी और FC के हेडक्वार्टर पंजगूर में, और जिसमें कम से कम 20 दहशतगर्द मारे गए और 7 जो हमारे फ़ौजी हैं भाई वो शहीद हुए। और उसके बाद ख़ासा वहाँ पर जो है सूरत हाल ख़राब हो गई थी। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो चाइना से विज़िट की वापसी पे उन्होंने ऐलान किया था कि सबसे पहले वो नोशकी जाएंगे। आज वो नोशकी गए और उन्होंने वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ये यकीन दहानी कराई कि वो हुकूमत उनके पीछे खड़ी हुई है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो उन्होंने वहाँ जिस तरह के दहशतगर्द जितनी तादाद में आए थे और जिस तरह से मुकाबला किया, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। बलूचिस्तान के बारे में हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी बात की थी कि वहाँ क्या कोई सलूशन है, तो वज़ीर आज़म ने कम से कम उन्हें ये यकीन दहानी ज़रूर कराई कि बलून के लिए उनके जहन में जो कुछ है वो उन्हीं की ज़बानी सुनी। CPEC का जो पहला दौर था वो तो सीधा सीधा था कनेक्टिविटी के, सड़क बने और पावर स्टेशंस थे। अब जो हम उनसे समझौता करके आए हैं, और इस तरह प्रेसिडेंट शी ने खुद इसके ऊपर पूरी तरह हमें एश्योरिटी दी है कि जो अगला फेज़ है उसमें सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को अब फ़ायदा होगा, क्योंकि अब वो फेज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। वो जो दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ तेज़ी से आगे जा रही है, अब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। और फिर जो चाइना हमारी पूरी मदद कर रहा है अब ज़राअत के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, तो इंशाल्लाह हम इनके अपने बलूचिस्तान की आवाम के लिए वो काम कर जाएंगे कि ये जो भी कोशिश इनकी जो है कि लोगों को उकसाएं और इनको हुकूमत के ख़िलाफ़ और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ खड़े करें, इंशाल्लाह वो काम इतना हो जाएगा
कि इन दहशतगर्दों की कोई बात नहीं सुनेगा, ना ही ये जो बाहर हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, इनके लिए भी कोई सुनने वाली इनकी बात नहीं होगा। सुना आपने वज़ीर आज़म ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की बात की। एक छोटा सा मसला ये है कि अभी तक पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। मतलब स्पेशल इकनॉमिक जोन जब बनेंगे सब तब बनेंगे, उसके लिए आपको ज़ाहिर है अट्रैक्ट करना है ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बल्कि अपने बिजनेसमैन को भी ये बावर कराना है कि बलूचिस्तान में आप इन्वेस्ट करेंगे। अब मसला ये है कि जो बलूचिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, वहाँ कोई सरमायादार जाकर के सरमायाकारी करेगा या नहीं करेगा। चीन की जाहिर अपना इंटरेस्ट है, उनका बेल्ट एंड रोड का कहना है कि सारा जो इशू है वो इसलिए है कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन और माशी तरक्की नहीं देखें अगेन थोड़ा, हाँ बिल्कुल रिडक्शनिस्ट आप इस तरह कह सकते हैं, लेकिन ये तो हम भी कह रहे हैं और ये तो सब भी कह रहे हैं ना अबाउट डेवलपमेंट। यस, ठीक है कि आपने लोगों को डेवलपमेंट में पार्टनर बनाना है। अच्छा, अब ये तो है कहने वाली बातें, एंड हैविंग सेड दैट ये एक ज़रूरी दौरा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप फोर्सेस का मोराल बूस्ट करें, क्योंकि पंजगूर और नोशकी में तो चले सही है, आपने लड़के अपनी जान की कुर्बानी दे के आपने रिपेल कर दिया। एक बहुत बड़ा, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। केश का जो वाक़या था दैट वाज अ मेजर ब्लो, तो सही है मोराल बूस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिल्कुल मैं समझता हूँ, अब मेरा ख्याल है क्या कहाँ इशारा है कि ये बातें हमने बहुत सुनी है पहले भी ना, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान और पूरी बहुत बहुत लंबी कहानी है। अब अगर वाकई इम्प्लीमेंट नहीं किया तो दिस इज गोइंग टू गेट वर्स। बिल्कुल। अच्छा, उस वक्त भी यही जुमला कह रहे सर, यही जुमला कह रहे थे, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है कि 3-4 दफा कहना पड़ेगा ना इन अ रो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जो भी वज़ीर आज़म हमारे होते हैं, चाहे पिछले पीपल्स पार्टी के दौर में हो या नून के दौर में हो या अब हो, एक दफ़ा जाकर के क्या आते हैं और पीछे मुड़ के मेरे ख्याल में साल बाद तक कोई नहीं पूछता कि क्या हो रहा है, खुदा ना करे कुछ और वाक़या हो, फिर आप जाकर के बात करते। तो एम्फेसिस जो है ना, मतलब मुशर्रफ दौर से लेके और आज तक हर हुकूमत का एक बात पे होता है कि जी सारा इशू जो है, चूँकि वहाँ सड़कें नहीं हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ज़राअत नहीं है, इसलिए इतना बेचैनी है। इनके मुँह से पॉलिटिकल जो एक है सोल्यूशन या पॉलिटिकल जो प्यास है उसके बुझाने का इनमें से किसी वजीर आजम के मुंह से ये जुमला नहीं निकलता, क्योंकि जवाब में उसके वो भी तो लगाते ना। देखिए मसला ये है कि इसके साथ सब कुछ लगता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी हमें देखना होगा कि ऑडियंस क्या है जिनसे आप बात कर रहे हैं। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, यू आर राइट। पहले मैंने 2-3 दफा ये तो सुना है कि जी पॉलिटिकल आउटरीच होगी। मसला ये है कि अब कहना बड़ा आसान है, लेकिन बड़ा मल्टी फैसेटेड इशू है ना। सिर्फ सड़कों की बात तो नहीं है, ना ही सिर्फ रोजगार की बात है, वो एक अहम पहलू है, एक अहम हिस्सा है। नहीं, जब मुंह से सड़क और रोजगार का कह रहे हैं तो लफ्ज पॉलिटिकल भी निकाल देना। नहीं, पॉलिटिकल सोल्यूशन में मसला ये कि इनके जो पहले इत्तेहादी थे, मसलन अख्तर मेंगल, वो इनसे हट के बैठ गए हैं, ठीक है। और बाकी आपने एक हवाई वहाँ जमात खड़ी कर दी बाप के नाम से, जिसको सबको पता है कि एक ऐसी जमात हर हुकूमत में कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है। और इस जुमले में क्या खराबी है कि हमें बलूचिस्तान की सियासी और इक्तिसादी महरूमियों का बखूबियाँ है, ये जुमला क्यों नहीं निकलता? सर, ये जुमला पहले निकला, पहले निकला लेकिन फिर भी ट्रांसलेट नहीं हुआ ना। मसला वज़ीर आज़म के लेवल पे तो होना चाहिए, ठीक है, मान लिया, लेकिन यार गुड़ ना दे, गुड़ की सी बात तो कर। सर, ये भी तो है। मसला ये है कि जब आप वापस इस्लामाबाद पहुंचते हैं ना, फिर आपकी नज़रों से बलूचिस्तान उझल हो जाता है। अभी खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होने हैं बल्दियाती, उसका सेकंड फेज़ आ जाएगा। फिर पंजाब में वज़ीर आज़म ने कहा है कि 4 जलसे वो करेंगे और अपोजिशन से एक हाथ आगे रहेंगे वो पंजाब में। आपको बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो देनी होगी। ये जो किया है, ठीक है, आपने फोर्सेस की बिल्कुल ज़रूरी था, आप वहाँ जाकर बैकअप करते, लेकिन आप बलूचिस्तान के अवाम के लिए अगर कुछ नहीं करेंगे, मतलब ये तो बिल्कुल जनरल बात है ना कि इतनी डेवलपमेंट होगी और चाइना ने कह दिया है और होगी, आप क्या कर रहे हैं? It has to be followed up with a roadmap, timeline और कि actual benefit क्या मिलेगा, कितनी नौकरियां मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी और क्या होगा। Again, ना कोई प्रॉपर फुल मिलिट्री सोल्यूशन भी कोई नहीं है, फुल पॉलिटिकल सोल्यूशन भी कोई नहीं है, फुल डेवलपमेंट सोल्यूशन भी कोई नहीं है। ये तीनों चीजें साथ साथ चलनी होंगी। एक भी इसमें से चीज आपने मिस कर दी ना तो द होल थिंग विल। मगर ये तो हम तीनों कह रहे हैं। नहीं, हम तीनों ही कह रहे हैं ना सर। अब मैं वजीर आजम का विपर लूं आपके लिए यार, वक्फा ले लें।
वेलकम बैक। और मीरपुर ख़ास का एक इलाका है नवकोट, वहाँ का एक नवाही गांव है 16 मील, वहाँ पर 2 बच्चियों को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है इस वजह से कि उन बच्चियों के भाई ने जिसका ताल्लुक़ राजपूत कबीले से है, उन्होंने टंगड़ी कबीले की लड़की से कोर्ट मैरिज की। 1 हफ़्ते कबल ये शादी हुई और उसके बाद जो है तकरीबन 20 के करीब जो टंगड़ी कबीले के लोग हैं वो उनके घर गए उस लड़के के, और वहाँ उसकी दोनों बहनों को अगवा किया और 3 दिन तक उन्हें अपने पास रखा। उसके बाद जब ये जो मुतासरीन हैं उन्होंने सड़क ब्लॉक की तो ज़ाहिर पुलिस उसी वक्त हरकत में आई और उन्होंने फिर रिकवर किया इन 2 बच्चियों को। उन बच्चियों के साथ क्या हुआ आप खुद उनकी ज़बानी सुन लीजिए। मुख्तार बीबी वाला केस याद आता है, इसमें हज़ारों इस तरह के केसेस याद आते हैं। और एक और मैं इसके साथ आप सॉरी कुछ कहना चाहते? नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि पुलिस ज़ाहिर है जब ये ब्लॉकेड हो गया तो नोटिस ले लिया, आज सिंध के वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया और 12 के करीब लोग पकड़े हैं। लेकिन जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने रेप किया है, जिनके नाम जो हैं अली नवाज़ टंगड़ी और ज़फ़र हयात, एक अली नवाज़ टंगड़ी भाई हैं उस लड़की के जिन्होंने पसंद की शादी की और ये दूसरे उनके कज़न हैं। बच्ची आखिर में यही बता रही थी ना कि अली नवाज़ टंगड़ी का नाम लेके कि उन्होंने जाते जाते कहा कि हमारे पीछे जो लोग हैं वो मसला ही नहीं है, वो हमें छुड़वा लेंगे, फिर हम आपको आके देख लेंगे, ये कह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसा ही जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं है, वो मफरूर हैं। और मेरी अभी बात हुई वहाँ के जो MP हैं पीपल्स पार्टी के तारिक अली तालपुर, उन्होंने ये कहा कि वो ख़ुद आज इन बच्चियों के घर गए थे और उन्होंने पुलिस को हिदायत भी की हैं कि इसको जल्दी जो है सॉल्व किया जाए, इन लोगों को पकड़ा जाए। इनका मेडिकल हो गया है बच्चियों का और ये चीज़ वो बकौल MP साहब के कंफर्म हो गई है कि इनके साथ रेप हुआ है। उनका ये कहना है कि रेप इन दोनों नौजवानों ने किया है, तो वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। लेकिन ये सूरत हाल जो होती है मैं ख्याल में वज़ीर आला है ना कि ये एक अजीब कॉन्सेप्ट आप बना लेते हैं कि गैरत क्या है, हमारे कबीले की गैरत, हमारी अपनी गैरत, और उसको आप इंसानियत से ऊपर समझने लगते हैं ना। तो बेसिक इंसानियत, इस्लाम, कानून, ये चीज़ें कुछ नहीं है, ये है जंगलराज, सिंपल, ये है बारबरिज्म लिटरली। और ये सिर्फ ये नहीं है, अभी हाल में ही कुछ दिन पहले ये सरगोदा के करीब है मेरे ख्याल है तहसील कोट मोमिन, वहाँ पर क्या हुआ, एक 28 साल की लड़की थी जिसको अगेन इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया, गैंग रेप किया गया, अगेन केस रजिस्टर हुआ, गिरफ्तारियाँ नहीं हुई वगैरह वगैरह वगैरह। उस लड़की का जो है ज़ाहिर है कि गैरत का मसला था, तो उसने सबसे पहले क्या किया, अपनी बहन को कत्ल कर दिया, जिसका रेप हुआ था। जी, जिसका रेप हुआ था, क्योंकि आखिरकार बदनामी उसकी वजह से ही आई है ना सर। और उसके बाद कत्ल के बाद तो बदनामी मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है सर, केस क्लोज हो गया ना। और उसके बाद उसका प्लान था कि मैं अब जाके बाकियों को भी मारूंगा जिन्होंने रेप किया था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर दिया। तो ये है एक ट्विस्टेड किस्म की। अच्छा, यहाँ इसका एक ही इलाज है और वो है फांसी का फंदा। नहीं, वो ठीक है, लेकिन यहाँ जो कारोकारी का जो इशू है सर, उसमें भी आमतौर से होता ये है कि कारा तो हाथ नहीं आता, नहीं, वो तो निकल लेता है, कारी जो है उसे मारते हैं, बिल्कुल, इसलिए कि वो तो वल्नरेबल है। उसके बाद फिर ये है कि वो जब जिरगा बैठता है तो संगचट्टी होती है कि जी चलो उसकी बहन इधर आ जाए, वो या तो ये होता है जो जिरगे के सरदार साहब हैं वो भारी जुर्माना लगा देते हैं, माल मवेशी का अदल बदल हो जाता है। अगर 100 कारियां मरी तो मेरा ख्याल है 10 से ज्यादा कारे नहीं मरे होंगे। वो अब सब बाकायदा कब्रिस्तान है, कारियन जो कब्रिस्तान, हाँ वो तो उसमें तो बाकायदा कब्रिस्तान है जिसमें आपको पता ही नहीं है कि कितनी लाशें दफन की गई, पलट के खबर नहीं लेते, नहीं कभी नहीं होता। और अगेन अब तो चले आप शुक्र करें कि ये जो फैमिली वाली ऑनर किलिंग है इसके ऊपर कुछ इसके कवानीन में तरामीम आई थी, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ के दौर में। अब तो गैरत के नाम पे कत्ल पीनल कोड में तो नहीं है ना, वो तो सीधा 302 है। नहीं वो उसके लिए स्पेशल आई थी कि वो उसमें जो है स्टेट मुद्दई बनेगी, क्योंकि ऑनर किलिंग में मसला ये होता है कि घर वाले सर ये भाई आप बाप है, इसने कत्ल किया, आपने माफ कर दिया, ये गेम थी उस चीज को खत्म करने के लिए फिर स्टेट मुद्दई बनती है। उससे कुछ बेहतरी जरूर आई है, लेकिन इस तरह के जो वाकयात हैं ये अभी भी ज्यादातर हमारे और ये इसीलिए रिमोट एरियाज में, बिल्कुल रिमोट एरियाज में, क्योंकि अगेन वही बात ना
क्या कहा था कि वो कहेंगे कि जी हमारे पीछे जो बंदे हैं ना वो हमें छुड़वा देंगे, और 90% ऐसे ही होता है ना। तो वो सही कह रहे हैं। और देखिए अगेन मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप ये जो वीडियोस हमारे पास आती हैं, हमारे पास कहाँ से आती हैं सर? हमारे कोई हर छोटे बड़े शहर में कोई नुमाइंदे तो नहीं बैठे हुए ना, अगर बैठे भी होते तो शायद ना आती। ये अब सिर्फ आपको आती है सोशल मीडिया की वजह से। तो इससे एक तस्वुर पैदा होता है जो गलत है कि ये ज्यादा हो रहा है अब। नहीं हमेशा से हो रहा था सर, सिर्फ आपको अब नजर आता है, फर्क सिर्फ इतना है। और पुलिस का रिस्पांस आप देखें कि 3-4 दिन हो गए, कुछ नहीं है। जब तक वो आके नहीं आप धरना नहीं देंगे, कोई सड़क नहीं ब्लॉक करेंगे, तब तक पुलिस हरकत में नहीं आती। आज एमपीए साहब ये फरमा रहे थे कि दोनों जो मरकजी मुलजिमान है ये असल में क्रिमिनल्स भी हैं। अच्छा, ये जो है करो यार, हाँ, यार, तो ये जो है ये भी पुलिस को इल्म नहीं था, किसी को इल्म नहीं था कि ये जब हो गया था तो उसके बाद ना हो सकता है। एक चीज तय है कि वायरल हो गए तो शायद इंसाफ मिलेगा, नहीं वायरल हो गए तो फिर वक्फा ही ले लें। हाँ वेलकम बैक। और आज मलीर में एक अदालत ने जो नाजिम जोखियो कत्ल केस का जो मुकदमा है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को मुंतकिल कर दिया। जो मुद्दई है अफजल जोखियो और जो नाजिम जोखियो की फैमिली थी उनका ये मुतालबा था कि इस केस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल किया जाए। साथ ही जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो पीपल्स पार्टी के MNA मीर करीम और मीर अवैस जो MP हैं, जाम अवैस वो हैं। उन दोनों समेत जो जाम करीम हैं वो अभी तक एब्सकॉन्डर हैं और कहा यह जा रहा है कि दुबई में हैं। इस बात को 3 महीने से ज़्यादा गुजर गया है, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि उनको वापस लाने का कोई एहतमाम किया जाए। ज़रूर नोटिस किसने? केस का, हाँ केस का नोटिस लिया, JIT भी बन गई, चालान भी पेश हो गया जिसमें ये बात साबित हो गई है कि नाजिम जोखियो जो कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था उसको बेदर्दी से तशद्दुद करके मलीर के जाम हाउस में मारा गया। और जो बाकी उनके अलावा 2 गार्ड्स हैं उनके बारे में भी वो ज़ेर हिरासत हैं। जो जाम अवैस है वो भी ज़ेर हिरासत हैं मगर बग़ैर हथकड़ी के आते हैं क्योंकि MPA हाथों में दर्द होती है सर। हाँ दर्द होती है, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो अब इंसानियत की नज़र से देखा करो कभी। अब ये केस चलेगा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में। उमूमन ये होता है कि लोग कहते हैं कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जब केस आ जाए तो शायद कम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है, और क्योंकि मुलजमान भी इसमें ज़्यादा हैं, तकरीबन 12 के करीब मुलजमान हैं, तो उनके लिए खासा वो हो जाता है। अच्छा, आपको बेहतर पता होगा इसके बारे में मुबशिर, लेकिन कुछ जो केसेस देखे हैं जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में किए जाते हैं उसमें जो डिफेंस के जो वकील होते हैं उनके लिए कतरन आसान भी हो जाता है एक तरह के, आप ये अगर सिर्फ साबित करें कि मुआशरे में खौफ व हिरास नहीं है, बिल्कुल, तो वो चीज हट जाती है। बिकॉज टेररिज्म है, मर्डर ATC में मुकदमा हाई कोर्ट में ना ये क्लास अगर उड़ा दें रिव्यू डिसीजन में तो फिर बाकी केस में क्या बचता है? नहीं वो, लेकिन इस देखें इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल करने का वाहिद मकसद ये होता है कि बेल ना हो पाए, तो जमानत, वरना अमूमन जमानत हो जाती है। नहीं, लेकिन जो आखिरी फैसला होगा जो लॉजिकल होना चाहिए उस पर तो असर पड़ता है ना, कि जब अगर यही साबित ना हो सके कि ये दहशतगर्दी थी तो केस ही उड़ हाँ, लेकिन कत्ल का मुकदमा तो अपने तौर पे बरकरार रहता है ना। तो अब इंसदादी दहशतगर्दी दहशत फैलाने के अलावा कत्ल के मुकदमे का भी फैसला सुनाएगी। वो हमारा जो टूटा फूटा निज़ाम है ना, मसला सारा ये है, ये इस तरह की टैक्टिक्स क्यों यूज़ करते हैं यार, यू नो नॉन कंपाउंडेबल कर दो या इंसदादी दहशतगर्दी ATC के एक्ट लगा दो इसके साथ, क्योंकि हमारे जो निज़ाम है वो इतना टूटा फूटा है, उसको समर बॉन्ड तो दूर की बात स्कॉच टेप से जोड़ा जाता है। तो ये जो है ना, ये ATC के क्लॉज, ये स्कॉच टेप है। और आपको पता है कि स्कॉच टेप एक हायर लेवल पे विल इट स्टैंड और नॉट? इट विल। उसमें सिर्फ ये होता है, देखिए 2 चीज़ें, अगर नॉर्मल कोर्ट में चलता है ना तो जिस बारे में हमने खदशात का इजहार किया था कि प्रेशर, पैसा, कॉम्प्रोमाइज,
वो कम अज़ कम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वो चीज़ें नहीं होती। तो वो कम अज़ कम उससे और ज़मानत से, जो मेरे ख्याल में फ़ैमिली के लिए फ़िलहाल यही होगा, क्योंकि जितना पावरफुल अब जो जाम करीम है या जाम अवैस है वो उसी जोखियो बरादरी के सरबराह हैं जिससे विक्टिम का ताल्लुक़ है। तो ज़ाहिर है वो बीइंग अ सरदार वो किसी भी तरह का प्रेशर जो है वो कर सकते हैं। और हमने माजी में देखा कि ये भी होता है कि फिर वो ख़ानदान वालों को मरवाना भी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ATC जो है ना, और ये ATC के जो दफात हैं, ये एक इम्परफेक्ट टूल है, बिल्कुल, लेकिन आपके पास और कोई टूल है नहीं। मसला सारा ये है, या तो फिर नए टूल्स बनाओ, तो अच्छा वो कानून साजी भी हो जाएगी, फिर उसके बाय लॉज बनेंगे, फिर उसकी नोटिफिकेशंस होंगी, आते आते 10 साल लग जाते हैं। अक्सर हम यही, मैं जैसे अभी सियालकोट वाक़े के मुकदमे को मैं चेक कर रहा था कि वहाँ अभी तक चालान, श्रीलंकन जो मैनेजर, उसका अभी तक चालान नहीं पेश हुआ है और उसमें भी खासे लोग इन्वॉल्व हैं। तो इस महीने के आखिर तक जब दोबारा हियरिंग शुरू होगी तो वो होगा। तो इतना ज़्यादा वक्त लगता है चीज़ों का, हालांकि पुलिस के लिए 14 दिन में इनकम्प्लीट चालान या मुकम्मल चालान और मैक्सिमम 17 दिन के अंदर चालान पेश करना होता है। अब आप देखें कि वाक़या कब हुआ था और अभी हम किस स्टेज पर हैं। और वाक़या किस लेवल का हुआ था। बिल्कुल, आई मीन एक पूरा डिप्लोमेटिक रिएक्शन आपको देना पड़ा, मिलियंस ऑफ कॉम्पनसेशन देनी पड़ी, वजीर आजम से लेके ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदा माफ़ी मांग रहा है, हर बंदा इसमें इन्वॉल्व है, और फिर भी उसमें। अच्छा, 90 दिन में जो आपने कहा कि चालान पेश करना लाजिम, पाबंद 14 दिन और 17 में, फर्ज करें 15 दिन की बजाय वो 3 महीने बाद चालान पेश करते, तो उस पर कोई पेनल्टी या कोई नहीं? पेनल्टी अदालत पूछती रहती है और तफ्तीशी कहता रहता है कि जी मैं अभी ये चीज़ रह गई है। उसमें अब जो ज़्यादा इनके पास बहाना ये आ गया कि जी फोरेंसिक के लिए गए हुए हैं। अब वो फोरेंसिक आएगी, फोरेंसिक लैब भी आपको पता है कि सिर्फ एक ही शहर में है, लाहौर, और जो प्रॉपर लैब है कराची में है, कराची यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन वो प्रॉपर उस तरह की नहीं, वही मानी। अब उसके पास इतना लोड होता है कि अगर कोई एक केस आता भी है तो उसको महीने से 1.5 महीना लग जाता है। उसमें ज़ाहिर है मोबाइल रिकॉर्ड, CCTV फुटेज। अभी मैं यही सुन रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट अब एक लॉ लाने जा रही है CCTV फुटेजेस के हवाले से कि इनको बतौर एविडेंस जो है वो किया जाए। अब ये जो आपने बात की ना, तो वो आपका जो पॉइंट था ना, बिल्कुल जुर्माना होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अगर मुझे सही याद है तो ये जो क्रिमिनल लॉ में जो अमेंडमेंट्स लाई जा रही है ना, और इस पर भी वैसे हमें चाहिए कि इस पर हम एक तफसीली प्रोग्राम करें जब तो उसमें शायद ये एक है कि अगर बहुत डिले किया तो फिर तफ्तीशी अफसर पर या तो कार्रवाई होगी या तो जुर्माना। और क्योंकि मेजॉरिटी में तफ्तीशी और वो मिल जाते हैं, फिर वो एविडेंस और वो प्रोग्राम भी लपेट दें। चलिए जनाब, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।